हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 23 नवंबर और शुरू करते हैं फिल्म से स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई को लेकर है। दरअसल ये जो समूह है, ये जो अलायंस है, ये किसका है? ये 25 देशों का एक इनिशिएटिव है, जिसका जो मेन मकसद ये है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में और ज्यादा एडवांसमेंट लाए और ज्यादा रिसर्च करें और इस रिसर्च को एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। जो लोगों की लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस एआई का यूज किया जाए। तो ये जो समूह है ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इसकी जो चेयरमैनशिप है, अध्यक्षता है, वो अब इंडिया के पास है। ये कहाँ पर डिक्लेयर हुआ था? क्योंकि ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो थर्ड सबमिट हुई थी, ये हुई थी टोक्यो में। वहां पर ये डिसाइड किया गया कि 2023 की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया को दी जाएगी। और ये कैसे डिसाइड हुआ? ये वोटिंग के जरिए हुआ और 2/3 जो देश हैं उन्होंने इंडिया के फेवर में ये वोट दिया। इसका मतलब ये जो दूसरे देश हैं वो इंडिया को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इंडिया अब लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है। तो ये इंडिया की अच्छी बात है। ये हमें पता भी होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास G20 की चेयरमैनशिप है और G20 के जो नेक्स्ट सम्मेलन है, जो समिट है, वो इंडिया में होने जा रहा है। तो यूपीएससी फोकस कर रही है जहां जहां इंडिया लीडरशिप के रोल में है। तो इंडिया ने भी इस ग्लोबल पार्टनरशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता ले ली है, तो यूपीएससी इस पर फोकस कर सकती है। अगर हम ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका मेन मकसद ये है कि जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिस है एआई की, उसके बीच में जो गैप है वो कम किया जा सके। मतलब जो रिसर्च हो रही है एआई के क्षेत्र में, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके रियल लाइफ में और उसको एप्लीकेशन के रूप में इसका इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये इस इनिशिएटिव का काम है। ये कैसे करेगा कि ये जितने भी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आपकी जितनी भी कंपनीज हैं, उन सबको शामिल करेगा और सारे स्टेक होल्डर्स को ये साथ में लेके कैसे एआई को हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं और ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी है जेपीआई के ऊपर। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें 25 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है। और 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था तो इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था और इसमें G7 के सारे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी। और इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। सेकंड समिट हुआ इसका पेरिस में, फ्रांस में। और थर्ड जो हुआ था वो हुआ था टोक्यो में। और जो हमको जो अध्यक्षता मिली है, जो चेयरमैनशिप मिली है, वो टोक्यो में मिली है। और अभी जो इसके अध्यक्ष है, जो चेयरमैनशिप थी, वो किसके पास थी? फ्रांस के पास थी। तो ये बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी पूछ सकती है। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ मिलेगा? ओईसीडी के सेक्रेटरीट में, मतलब पेरिस में। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये 967 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया की इकोनॉमी में ऐड करेगा बाय 2035। तो आप एआई की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2025 तक ये 500 बिलियन तक ऐड कर सकता है हमारी जीडीपी। मतलब जो 10% होगा 5 ट्रिलियन टारगेट का, जो हमारा टारगेट है, वो उसका ये 10% इसका एआई के क्षेत्र से आएगा। और दूसरी बात ये कि आप जो दूसरे देश हैं वो इंडिया को ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। हम पे भरोसा रख रहे हैं कि हाँ, इंडिया टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे है और अब वो लीडरशिप के रोल फुलफिल कर सकता है। तो ये आप एथिक्स का एग्जांपल अभी लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर है। दरअसल 2021 में अवार्ड अनाउंस हुआ था कि ये जो 2021 का अवार्ड है वो एनजीओ प्रथम को मिलेगा। एनजीओ जो प्रथम है उसको हमारे GS2 GS3 का आंसर में देखा है, क्योंकि ये जो एनजीओ है ये हमारे एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको असेस करता है और इसकी जो रिपोर्ट आती है उसको हम हमेशा हमारे आंसर्स में कोट करते हैं। तो इस फील्ड में जो फील्ड ऑफ एजुकेशन उसका योगदान को देखते हुए, कंट्रीब्यूशन देखते हुए, जो 2021 का जो अवार्ड है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर, वो एनजीओ प्रथम को मिला है। ये 2021 में मिला था पर अभी इसको अवार्ड रिसेंटली दिया गया है। इसकी जो रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर रिपोर्ट, ये 2005 से पब्लिश कर दी आ रही है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि जो 5th क्लास का जो बच्चा है वो 2nd क्लास के जो मैथ्स है वो तक सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हमारे देश में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिसिंग है। तो इसके कंट्रीब्यूशन देखते हुए ये अवार्ड दिया गया है। तो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज निकोबारी होडी को लेकर है। क्या है निकोबार होडी? ये आप देख पा रहे हैं जो बोट है, तो ये जो बोट है इसे निकोबारी होडी कहते हैं। अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम अंडमान निकोबार ने जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था। और वो किसके लिए किया था? इसी निकोबार होडी के लिए। तो क्राफ्ट के फील्ड में इस निकोबारी होडी को जीआई टैग अप्रूव कर दिया गया है। तो ये निकोबार, अंडमान निकोबार का पहला ऐसा क्राफ्ट है, पहली ऐसी वस्तु है, पहली ऐसी चीज है जिसे जीआई टैग मिला है अंडमान निकोबार में। तो ये जो निकोबार होडी है ये बोट है, ये क्राफ्ट है। और ये जो बनाने का तरीका है इस बोट को, वो बहुत ट्रेडिशनल है। इसका मतलब ये जो नॉलेज यूज कर रहे हैं इस बोट को बनाने के लिए वो सदियों पुरानी चली आ रही है। इनके फोर फादर्स ने इनको बताया था कैसे बोट बनानी है।
तो इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इसे जीआई टैग दिया गया है। इसका यूज लोगों को ट्रांसपोर्ट करने में, जो फिशिंग होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसके साथ ही साथ ये हॉडी रेस भी होती है जिसमें इस हॉडी बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि यूपीएससी कई बार जीआई टैग इनको मिलता है, कुछ विशेष होता है, तो यूपीएससी हमेशा जीआई टैग पे 2 से 3 क्वेश्चन पिछले साल पूछ रखे हैं, तो हमें निकोबार हॉडी के बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को लेकर है। तो जो 2022 का जो इंडेक्स है वो पब्लिश किया जा चुका है, और अगर इंडिया का रैंक देखें तो 61st आया है। इंडिया ने 6 स्थान की इंप्रूवमेंट करी है। और कितने कंट्रीज को मेजर करती है? 131 कंट्री को मेजर करती है। और हमें प्रीलिम्स के हिसाब से ये याद रखना है कि इसको जारी कौन करता है, तो इसे पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करती है, जो कि वॉशिंगटन डीसी के एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है। वो इस इंडेक्स को जारी करती है। इस इंडेक्स को जारी करने के लिए पैरामीटर यूज करते हैं: टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट। तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको अपने एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो कि इंडिया जो नेटवर्क रेडीनेस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। जो हमारा टेक्नोलॉजी है नेटवर्क क्षेत्र में अब इंप्रूव हो रही है, हमारे देश में कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाई जा रही है, पर अभी भी हमें बहुत हद तक काम करना है। जो हमारा डिजिटल गैप है रूरल एरियाज में, वहाँ पे बहुत कम है, और जो क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है, तो हमें उसको रेक्टिफाई करना है। क्योंकि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इक्विटी लाएंगे तो उससे और ज्यादा इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी। तो इस इंडेक्स को हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सीडीएसएल को लेकर है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि सीडीएसएल की जो सर्वर है, एक साइबर अटैक का इंसिडेंट देखा गया, जिससे जो सीडीएसएल की सर्विस थी वो थोड़ी सी देर के लिए डिस्टर्ब हुई थी। तो ये चिंता वाली बात है, क्योंकि जो हमारा शेयर मार्केट है, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तो शेयर मार्केट का या फिर फाइनेंशियल मार्केट का इस तरीके से साइबर अटैक होना, ये हमारे देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सीडीएसएल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे जितने भी शेयर्स हैं जो हम ट्रेड करते हैं, तो वो अब डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में है। मतलब पहले फिजिकल होते थे, आपको एक बुक मिलती थी कि आपका कितने शेयर है, पर अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। ठीक है, तो ये जो पूरा शेयर डिपॉजिटरीज है, अब सीडीएसएल इसको ऑटोमेटेड फॉर्म में या फिर इसके सॉफ्ट कॉपी के रूप में सीडीएसएल जो सर्वर में रहता है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेड कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वीनियंस मिल सके। इसका काम भी बैंक जैसा है। जैसे बैंक में आप अपना पैसा जमा करते हो, कैश जमा करते हो, ठीक है, अपनी एफडी जमा करते हो, या तो लोन लेते हो, ठीक है, उसी प्रकार से सीडीएसएल में अपने शेयर स्टोर रख के रखते हो। भाई इस कंपनी के शेयर है मेरे सीडीएसएल में, ठीक है, वक्त आने पे आप इसे बेच सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई साइबर अटैक होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। अगर सीडीएसएल की बात करें तो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है, और साथ ही साथ एनएसडीएल भी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड भी एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड शेयर डिपॉजिटरी है। ठीक है, सीडीएसएल को कौन प्रमोट करता है? बीएसई, जो सेंसेक्स रन करती है। और एनएसडीएल को कौन रन करता है? एनएसई, जो निफ्टी हमारी होती है। और ये जो सीडीएसएल है, एनएसडीएल है, ये क्या होते हैं? मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं। मतलब ये हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट का बहुत की इंस्टीट्यूशन है। तो इसका मतलब जो हमारी साइबर पॉलिसी है उसमें क्या लिखा है कि जितने भी हमारे की इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें साइबर सिक्योरिटी से बचा के रखना है, मतलब साइबर फ्रॉड से बचा के रखना है। तो इस एग्जाम्पल को आप अपने जीएस के पेपर 3 में डाल सकते हो, सिक्योरिटी वाले पेपर में, या फिर यूपीएससी डायरेक्टली एनएसडीएल सीडीएसएल के बारे में पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज जेएम फूड को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एफएसएसआई, इसने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है कि जो भी जेएम फूड मार्केट में लाए जाएंगे तो उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो अगर आप जेएम फूड मैन्युफैक्चर करते हो, सेल कर रहे हो, या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप एक्सपोर्ट भी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्योंकि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। आपने प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से वो ग्रो हुई कि नहीं हुई है, इससे किसी को नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता है, तो वो सब जांचने के बाद ही जेएम फूड मार्केट में अलाउ किए जाएंगे। जेएम फूड आप कैसे समझ सकते हो? आपको पता है बीटी ब्रिंजल, हालांकि ये अप्रूव नहीं किया गया, बट बीटी ब्रिंजल को जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से ग्रो किया गया था, ताकि जो पेस्ट अटैक हो सकते हैं वो कम कर सके, इसके जो यील्ड है वो बढ़ाई जा सके, और इसमें कुछ न्यूट्रिशंस भी अधिकता में देखे गए हैं। बट इसके हमें लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन नहीं पता है कि जो जेएम फूड कंज्यूम करने के बाद में जो ह्यूमंस है उनमें कैसा प्रभाव पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। इस वजह से मार्केट में इनके बिल्कुल एकदम से बाहर ना आ जाए और बिल्कुल अनकंट्रोल ना हो जाए, इसलिए जब भी कोई जेएम फूड आएगा उसके पहले आपको एफएसएसआई से रेगुलेशन या अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इस रेगुलेशन में क्या है? एक तो एप्लीकेबिलिटी क्या है, जितने भी जेएम फूड है, जैसे बीटी ब्रिंजल एक जेएम फूड है, पर सपोज करो इस फूड से, जेएम फूड से कोई आप दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप कल से कोई टोमेटो अगर उगाते हो जेएम तरीके से, जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से, फिर उसके बाद आप टोमेटो से केचप बनाते हो, तो वो भी इस दायरे में आएगा, उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा।
परमिशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, पैक कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मार्केट कर रहे हो या अदरवाइज कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तब भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एक खास बात यह है कि इसमें मैंडेटरी लेबलिंग है कि जितने भी जीएम फूड है या जीएम फूड से रिलेटेड कोई प्रोसेस फूड बनाया गया है तो आपको उसको लेबल देना पड़ेगा कि ये कंटेन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ताकि लोगों को पता रहे कि वो जो कंज्यूम करने वाले हैं वो एक जेएम फूड है, ताकि जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो बढ़ाई जा सके। तो ये 3 रूल हमें पता होना चाहिए, मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में भी हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो फूड पैकेजिंग के बारे में यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारे बैक्टीरियाज को लेकर है। दरअसल लैंसेट की एक रिपोर्ट आई थी, स्टडी आई थी, इसमें बताया गया था 2019 में 6.8 लाख लोगों की जान गई है इन 5 बैक्टीरिया की वजह से। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यूपीएससी इन बैक्टीरिया के बारे में पूछ सकती है कि ये बैक्टीरिया है या कुछ और है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, सबसे ज्यादा जो जान गई है वो ई कोली की वजह से गई है। उसके बाद में एस निमोनाई, के निमोनिया, एस ओरियस और ए बोमन्नी। तो ये 5 बैक्टीरिया हैं जो हमें पता होना चाहिए। इनकी वजह से 2019 में 6.8 लाख लोगों की जान गई है। अब एक प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2011 में यूपीएससी ने पूछा था। इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। दिस इज ड्यू टू इट इज हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स। सेकंड है इट इज द हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65 ईयर्स। और डी है इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा। इट इज हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये हमारा वर्किंग ग्रुप होता है जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, टैक्स देता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम करेगा। तो इसलिए आंसर हुआ बी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।